हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार एसएससी जीडी के लिए क्लासेस ला रहे थे। उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए जैसे हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट कवर करा रहे थे प्रीवियस ईयर, और अब हम लोग पढ़ेंगे जीएस के जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है पूरा, तो उसमें हम जीएस के जो 25 क्वेश्चन पहले आते थे, अब 20 आएंगे। तो जीएस के जो 25 क्वेश्चन पहले आते थे वो कवर करेंगे। हम देखेंगे कैसे एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एसएससी पूछता था, जैसे इस बार हम वैसे ही क्वेश्चंस पढ़ के जाएं और आपका सिलेक्शन जल्दी हो। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। बस शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस लगातार पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। लाइक कम आ रहे हैं दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो जीएस के 25 सवाल लगाने वाले जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं जीएस में। ठीक है, और कैसे एसएससी की जीएस पूछी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पर जो रहा ये, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध क्या है? अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम ब्लैंक्स वर्ष में लागू हुआ। कौन सा? अनियमित जमा योजना प्रतिबंध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 2019। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 2019। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, तो इसे पढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक अनियमित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश का स्थान लेगा। अब यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा राशि जुटाने के जोखिम से कारगर ढंग से निपटने तथा इस तरह की योजनाओं के जरिए गरीबी एवं भोले वाले लोगों की मेहनत की कमाई हड़प लेने पर रोक लगाने की दृष्टि से और मजबूत हो जाएगा। तो ये जो अधिनियम कब आया? 2019 में आया। ठीक है, कौन सा? अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 से शिक्षक पर्व का आयोजन किया? तो जितने भी पर्व करंट अफेयर्स में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि पिछले ईयर का है, तो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है पर्व से रिलेटेड, त्योहारों से रिलेटेड, वो आप पढ़ के जाना है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौन सा मंत्रालय, इसका जो आंसर होगा। और उसके मंत्रालय भी पढ़ के जाना है आपको। तो आपको ये पढ़ के जाना है कौन सा पहल कौन से मंत्रालय वगैरह ने लॉन्च करी है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षक पर शिक्षा मंत्रालय ने चलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दिया गया तो ये ओल्ड हो जाएगा, चलिए इसे छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को ब्लैंक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जब सैन्य कमांडर को सौंपी गई जो प्रादेशिक इकाइयाँ थी उन्हें इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता है? इक्ता। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये तो इतिहास है, इतिहास बदलता नहीं है। चलिए, दिल्ली सल्तनत में दिन प्रतिदिन नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा हो गया कि इस पर अकेले शासन करना संभव नहीं था। अतः इल्तुतमिश ने दिल्ली को साम्राज्य को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। इन भागों को ही इक्ता कहा गया। क्या कहा गया? इक्ता कहा गया। तथा इन क्षेत्रों में शासन करने वाले अधिकारी को इक्तेदार कहा गया। इक्ता का अर्थ था धन के बदले वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। ठीक है, धन के बदले वेतन में भूमि दे देते थे, तो उसे इक्ता कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बस इसे हम पढ़ेंगे नहीं, हम आपको बता दें। देखो, इसमें लिंज ओपन पूछा गया है टेनिस का टूर्नामेंट, तो आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ के जाना है? टेनिस टूर्नामेंट या तो कोई भी टूर्नामेंट जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो मैं उसकी करंट अफेयर की वीडियो आपको डाल दूंगा। जैसे कि 10-15 दिन बचे हैं एग्जाम्स को, तो मैं अभी करंट अफेयर के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो भी वीडियोस आपके लिए डाल दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, पढ़िएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी एक सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घाट प्रभा। क्या हो जाएगा? घाट प्रभा सहायक नदी है कृष्णा नदी। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है? घाट प्रभा। याद रखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली है गोदावरी। ठीक है, महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण
पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका आबाद क्षेत्र 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में और 29% आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोयना, परला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों से क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी में खासकर बनते हैं, और ऐसी ऐसी सहायक नदियाँ जो आपने सुनी ना हो। तो ये सारी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी हैं? ये सब किसकी हैं? पहली बात कृष्णा की हैं, ठीक है। तो कृष्णा काले थे और कोयल भी काली थी, तो कोयना हो जाएगी कृष्णा की सहायक नदी, ठीक है। परला आप याद कर लेना, वरना, पंचगंगा, ठीक है, गंगा ऐसा मान लो, पांचवी गंगा कृष्ण जी के नाम कर दी गई, ठीक है। दूध की गंगा, दूध कृष्ण जी बहुत पीते थे तो कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। घाट पे बैठे रहते थे कृष्ण जी, घाट प्रभा भी कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। और बहुत जो मान लो उनके पास धनी धन था, माल था, सब प्रकार की चीजें थी, तो ऐसा मान लो माल प्रभा भी इनकी हो जाएगी। और भीम के दोस्त थे तो भीमा हो जाएगी। और मूसी ऐसा लग सकते, तो थोड़े बहुत आप याद कर लेना, ऐसे ट्रिक बना सकते। तो कोयल काली थी, कृष्णा भी काली, कृष्ण जी भी काले थे, ठीक है। पंचगंगा, पांचवी गंगा कृष्ण जी के नाम, दूध पीते थे कृष्ण जी, तो कृष्णा की सहायक नदी दूध गंगा भी हो जाएगी। घाट प्रभा, घाट पे बैठे रहते थे कृष्ण जी, तो घाट प्रभा भी किसकी हो जाएगी? कृष्णा की हो जाएगी। और माल प्रभा मतलब बाद में उनकी जो द्वारका थी उसमें बहुत माल था, इसलिए माल प्रभा भी किसकी? कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। तो ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वह हो रहा है पुरस्कार से रिलेटेड। तो उसकी वीडियोस आपको पढ़नी है, यहाँ से मैं आपको बना के दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास स्पीडी है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि है पुरस्कार से। तो आपको भी पता होगा वैसे ये 7.5 लाख से किसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। तो वो था अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख देने का वादा किया गया था 2020 में सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों वो है सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है या गांधीनगर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। किसका? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं हम दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई। कब हुई? 12 अप्रैल 1988 में हुई। तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक मतलब वैधानिक हुआ। 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में तथा क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सेबी की स्थापना याद रखिएगा 1988 में हुई और उसको वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में बनते हैं, इसलिए हमें यूथ में दिए गए। अच्छी किताब मानी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपको गलत है ये बताना है। कौन सा युग्म आपको गलत है ये इसमें ये बताना है। तो अहम राजवंश था वो असम में था, ये सही हो जाएगा। गजपति राजवंश उड़ीसा में था, ये भी सही हो जाएगा। सरगी पंजाब में नहीं था, सरगी था उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। हाँ, तो सरगी जो राजवंश था वो था उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। कहाँ था? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। ये पंजाब में नहीं था, तो ये वाला हमारा फैक्ट गलत हो जाएगा। अगला जो बनेगा वो मेवाड़ राजवंश, वो राजस्थान में ही था, राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती। तो अगला जो क्वेश्चन है वो शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती। जानुका, नी कैप नहीं पाई जाती, गाल, चीक नहीं पाए जाते, वो तो पाए जाते हैं, खींचे भी जाते हैं बहुत। तो श्रोणी, पेल्विक नहीं पाया जाता, या कॉलर वाली बोन नहीं पाई जाती। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो शिशुओं में जन्म के समय जानुका, नी कैप हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, जानुका, नी कैप हड्डी नहीं पाई जाती। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, पटेला जिसे नी कैप के रूप में जाना जाता है, जो अपने घुटनों में होती है इधर। ठीक है, पटेला जिसे नी कैप के रूप में भी जाना जाता है, एक सपाट गोल त्रिकोणीय हड्डी है जो फीमर, जांग की हड्डी के साथ जुड़ती है और घुटनों की जोड़ की पूर्वकाल ऑर्टिकुलर सतह को कवर और संरक्षित करती है। शिशुओं में जन्म के समय यह नहीं होती, बल्कि नरम उपास्थि के एक पटेला के साथ होती है, जो लगभग 4 साल की उम्र में हड्डी में बदलाव के कारण शुरू कर देता है। तो पहले शिशुओं में ये पटेला नहीं पाई जाती, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उसके बाद उन्होंने वे पटेला अपने आप ही हड्डियों की चेंजमेंट से बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य ब्लैंक्स का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन से नेपाल के कवि जो भानुभक्त आचार्य थे, उन्होंने रामायण का, ऑप्शन नंबर जो डी है, रामायण का अनुवाद किया था। संस्कृत जो रामायण संस्कृत में लिखी गई थी उसका नेपाली में अनुवाद किया था, इसलिए वो प्रसिद्ध है। कौन? भानुभक्त आचार्य जी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी ये जीवित नहीं है,
भानुभक्त आचार्य जी, जो कि 1814 से 1868 इनका जीवन काल था, नेपाल के कवि थे जिन्होंने संस्कृत से नेपाली भाषा में रामायण का अनुवाद किया। उन्हें खस भाषा का आदि कवि माना जाता है। खस साहित्य के क्षेत्र में प्रथम महाकाव्य रामायण के रचनाकार भानुभक्त उदय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक जो पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वैसे अब तो नई रिपोर्ट आ गई थी, उसके अनुसार ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आया है। अगला क्वेश्चन वो इसका एक्सप्लेनेशन है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को भारतीय वन संरक्षण FSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो द्विवार्षिक चक्र में वनावरण मानचित्र के साथ देश के वन और वन वृक्ष संपदा का आकलन करती है, जिसकी शुरुआत 1987 से हुई। कब हुई इसकी शुरुआत? 1987 से हुई। और वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग रिपोर्ट जारी करता है। 1987 से आरंभ हुई। 2019 की श्रृंखला 16वीं रिपोर्ट थी, जिसमें क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो पाए जाते हैं मिजोरम में। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इसमें वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के बाद। ठीक, वन सर्वेक्षण 2021 में पिछले 2 वर्षों में देश की कुल वन और वृक्षों में भरे हुए क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो आप लोग याद कर लीजिए, एंजल्स ट्रम्पेट। एंजल्स ट्रम्पेट क्या है? रात में खिलता है, केवल रात में खिलता है एंजल्स ट्रम्पेट। ठीक है, अमेरिका के प्रधानमंत्री वो थे, राष्ट्रपति थे ट्रम्प, अब तो नहीं रहे, तो ट्रम्प ज़्यादा बोलते थे और रात में खेलते थे। ठीक है, तो ऐसा याद करने की ट्रिक होती है बस, और कुछ नहीं। तो एंजल्स ट्रम्पेट रात में खिलता है। ठीक है, एंजल रात में आती हैं, ऐसा समझ सकते हो, तो एंजल ट्रम्पेट रात में खिलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, आगे जो आता है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, शिकागो विश्वविद्यालय बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, क्या है? बूथ स्कूल होगा ऑफ बिजनेस के रघुराम राजन और लुई जिंगलेस की एक गैर काल्पनिक पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय बाजारों की शक्ति को खोलना और अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, अवसर उपलब्ध कराना। अगला है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो किन चीज़ों को ले गए थे पहली रेल, जो जैसे हड़प्पा खुदाई हुई तो वहाँ ईंटें मिली, तो क्या जो इंजीनियर थे पाकिस्तान वाले, वो उन्होंने पाकिस्तान में रेलवे लाइन बनाने के लिए उन ईंटों को प्रयोग करा था। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया था, ईंटों का प्रयोग किया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। हड़प्पा स्थल से प्राप्त ईंटों का इस्तेमाल पाकिस्तान के इंजीनियरों द्वारा पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलिफेंटा गुफाओं में ब्लैंक संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र रॉक आर्ट का संग्रह। एलिफेंटा गुफाओं में ब्लैंक संप्रदाय, कौन से संप्रदाय? एलिफेंटा। अब एलिफेंट से, या जैसे मान लो आप गणेश जी का जो सर था वो गजमुख थे ना, गजमुख, तो गजमुख गणेश जी किसके पुत्र थे? शिव जी के। तो एलिफेंटा, बिल्कुल ट्रिक से आपको याद करा रहा हूँ मैं, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, तो मजे से आप याद करिए। एलिफेंटा जो किसके लिए हो जाएंगे आप बताइए? एलिफेंटा गुफा शिव जी के लिए हो जाएंगे, सीधी सीधी। एलिफेंट मतलब गजमुख कौन थे? गणेश जी किसके पुत्र थे? शिव जी के। तो ऐसे आप ट्रिक से याद करते हैं, एलिफेंटा शिव जी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ही लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा द्वीप या घारापुरी पर स्थित मूर्तियों की गुफाओं का एक नेटवर्क है, जो भारत के महाराष्ट्र में राज्य के मुंबई शहर में पूर्वी स्थित है। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े जल शैल चित्र रॉक आर्ट का संग्रह भी मिलता है। तो आपने ट्रिक से याद कर लिया, एलिफेंटा शिव जी। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस राज्य का नृत्य है? बिहार, हरियाणा, मेघालय और उत्तर प्रदेश। तो लाहो मेघालय लाहो। ठीक है, मेघालय से कह दो बारिश ला दो, तो मेघ से कह रहे बारिश ला दो, तो वही लाहो। ऐसा ट्रिक थोड़ी बहुत बन रही तो सही है, लाहो, वरना आप याद कीजिए मेघालय लाहो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, और भी नृत्य दिए गए हैं इस एक्सप्लेनेशन में, तो वो भी देख लेते हैं। बिहार का जट जाटिन बिहार का है,
हरियाणा का झूमर है, मेघालय का लाहो और बांग्ला भी मेघालय का है। देखिए बंगाल का बांग्ला भी इसका किसका, मेघालय का। और रासलीला गजरी किसका है, उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी, ऑपरेशन थंडर 2020। ये ऑपरेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका जो आंसर होता है वो आता है ऑप्शन नंबर डी। बता देता हूं मैं, पर्यावरण अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ये ऑपरेशन 2020। लेकिन ये अभी आपके कोई यूज़ में नहीं है। आप तुरंत का करंट अफेयर 6 महीने की पढ़ के जाइएगा, जैसे क्वेश्चन बनते हैं 6 महीने या 1 साल की, वैसे से कहीं से ही पूछ देता है। अगला क्वेश्चन आता है कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं, शिशु संततियों को। तो उसका जो आंसर है विविपरस। विविपरस होते हैं जरायुज, ठीक है, जरायुज विविपरस होते हैं जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों 1 मिनट। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जरायुजता विविपरस प्रजनन की एक विधि है जिसमें बच्चों के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है। विपरीत जरायुजता में भ्रूण का पोषण माँ के शरीर में उपास्थि अपरा के माध्यम से होता है, ठीक है, उपास्थि अपरा के माध्यम से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का है, तो इस साल के पढ़ के जाइए था। उस समय रानी रामपाल थी। कौन थी, रानी रामपाल 2019 में थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये PRCGS थे। और चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता नहीं प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष ऋण सहायता ग्रामीण सहायता को नहीं, ग्रामीण परिवारों को नहीं देता है प्रत्यक्ष। तो फिर देखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देगा, सहकारी ऋण समितियां ये भी देंगी, और कृषि व्यापारी ये भी देंगे। नहीं देगा तो डायरेक्ट नहीं देगा, तो वित्त मंत्रालय डायरेक्ट नहीं देता। ठीक है, किसे, ग्रामीण परिवारों को। ये सब आपको याद रखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं जो दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, भूमि विकास बैंक LDB सहकारी ऋण समितियां प्रदान करते हैं। ठीक है, ऋण सहकारी ऋण सहायता प्रदान करते हैं। उपयुक्त विधियों में से वित्त मंत्रालय और ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। ठीक है, ये सब लोन देते हैं, वित्त मंत्रालय डायरेक्ट लोन नहीं देता है। आगे आता है क्वेश्चन, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है। ब्लैंक्स क्या होता है, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, उसे कहा जाता है एस्चुरी। क्या कहा जाता है, मुहाना एस्चुरी। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदी और जल धाराओं के मीठे पानी महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं एस्चुरी, मुहाना। आंशिक परिसीमित तटीय जल, ठीक है, ये सब इसका एक्सपीरियंस वो हो गया। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतक प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया, जो कि पहली मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, अच्छा, इनमें थे कौन, इनका जो आंसर होगा वो होगा विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे विश्वविद्यालय भी है लखनऊ में। ठीक है, तो विष्णु नारायण भातखंडे थे जो सितार वादक थे और संगीतज्ञ भी थे। आगे आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, विष्णु नारायण भातखंडे भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ थे जो उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया, जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में ब्लैंक्स तक की राशि का दावा किया जा सकता है। तो वो है 1.5 लाख। क्या है, वो है 1.5 लाख तक की राशि का दावा किया जा सकता है। ठीक, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कौन सा चीज़ साधारण बहुमत द्वारा हो सकती है, तो कोरम वाला हो सकता है, बाकी कोई नहीं। मौलिक अधिकारों में 2/3 वाला चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन में भी अच्छे तरह से चाहिए, और सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची के लिए भी चाहिए जाएगा ए वाला। संसद के में गणपूर्ति कोरम साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये प्रीवियस सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें अच्छे इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।